बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का। चैप्टर 7 हमारा था मेटाबॉलिज्म और उसमें हमने 5 SLO हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने SLO नंबर 6 को हमने डिस्कस करना है। SLO नंबर 6 जो है हमारा वो यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ATP है। यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ATP। अच्छा, तो हमने देखना यह है कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और इसमें से MCQ भी बनते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसे कैसे राइट अप करना है, तो उसके साथ साथ हम उसका तरीकाकार भी समझते जाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, जो बात हमने यहाँ पर करनी है वो है नीड ऑफ एनर्जी। नीड ऑफ एनर्जी। अब देखना है कि एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है सेल को। आप देखें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बगैर एनर्जी के काम नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट हम यहाँ मेंशन करेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। पहली बात हमने की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्होंने ज़िंदगी का कोई भी काम करना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब हम देखते हैं ये एनर्जी जो है ये किस किस काम के लिए चाहिए है। देखिए, सपोज करें मैं लिख रहा हूँ जी मूवमेंट। ऑर्गेनिज्म ने मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तब उसे एनर्जी चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनिज्म ने थर्मो रेगुलेशन करनी है तब भी एनर्जी चाहिए। थर्मो रेगुलेशन तब भी एनर्जी चाहिए। थर्म का मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन उसे मेंटेन करना, यानी कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए है। नंबर नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन के लिए भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। डेवलपमेंट के लिए भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। इसी तरह उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है। तो अभी हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ये किसके लिए करते हैं और कहाँ से ये एनर्जी आती है, इसके लिए हम लिखते हैं ATP। ATP एक मॉलिक्यूल है, इससे एनर्जी आती है। तो इस ATP के लिए हम लिखते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि मॉलिक्यूल क्या है, ATP है। ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमने कहा तमाम ऑर्गेनिज्म उनको अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लाइक हमने कहा नंबर फर्स्ट पे क्या चाहिए जी, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। फिर हमने कहा जी रिप्रोडक्शन के लिए भी चाहिए। फिर हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए भी चाहिए। नेक्स्ट वन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और इसके साथ जितनी भी उसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करानी है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया। नीड ऑफ एनर्जी का हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। नंबर सेकंड में हम लिखेंगे सेल की एनर्जी करेंसी क्या है। लिखेंगे सेल्स एनर्जी करेंसी।
देखें जी, कोई भी कंट्री है, आप देखें उसकी एक करेंसी होती है अपनी मनी के लिए। तो जैसे कि हमारे रुपीज़ हैं, अमेरिकन के पास डॉलर्स होते हैं, सऊदीया के अंदर रियाल होते हैं। तो इसी तरह सेल की भी एक करेंसी होती है, उसकी जो एनर्जी करेंसी होती है सेल की, वो एटीपी होती है। नंबर फर्स्ट पर मैं लिख रहा हूँ कि इसकी क्या है जी, एटीपी। हमने कहा एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है। अच्छा, एटीपी के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अब ये एटीपी कहाँ से बनते हैं? हमारे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें से चंद एक का मैं जिक्र करता हूं। लाइक मैं लिखता हूं जी, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, एंड फैटी एसिड्स। अब होता क्या है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इन सब का मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसके नतीजे में क्या बनते हैं जी, एटीपी बनाए जाते हैं। उसमें से एनर्जी निकाली जाती है, उस एनर्जी को फिर एटीपी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एटीपी है, जाहिर सी बात है, हम क्या कहते हैं कि ये एटीपी यहाँ पर पहले तो हम कहेंगे इनकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्शन होगी। दूसरा हम कहते हैं ज़रूरत पड़ने पे इसको क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे यूज़ भी कर लिया जाएगा, और ज़रूरत है तो इनकी स्टोरेज भी हो जाएगी। हम पहली बात कर रहे हैं कि हमारे सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है। नंबर फर्स्ट पे हम कह रहे हैं एटीपी है। एटीपी कहाँ से बनते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। जैसे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, तब भी एटीपी बनते हैं। अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से तब भी बनते हैं। फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म हो तब भी बनते हैं। हम कह रहे हैं कि एटीपी जो है वो हमारे सेल के अंदर उनकी प्रोडक्शन भी होती है, ज़रूरत हो तो उनको यूज़ भी कर लिया जाए, और जब एक्सेस में होंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, स्टोरेज। अब ये एटीपी जो है ऑल द टाइम हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सेल एनर्जी करेंसी। अब इससे बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा, उसको हम लिखते हैं नंबर 3 पे। देखिएगा, मैं लिखूंगा एटीपी एंड एडीपी साइकिल। अब इसमें होता क्या है, देखिए जी, हमारे पास तो एनर्जी करेंसी एटीपी मौजूद है। एटीपी टूटता है, एनर्जी मिलती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम कहते हैं एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा, इसमें एटीपी है। अब एटीपी के पास 3 फॉस्फेट है, हम कहते हैं ट्राइफॉस्फेट। जब इसमें से एक फॉस्फेट निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। तो हम कहते हैं एटीपी प्लस वाटर आएगा, ये टूटेगा किसके अंदर, ये एडीपी बनाएगा, प्लस फॉस्फेट बनाएगा, प्लस यहां पर एनर्जी रिलीज करेगा। अब इस एनर्जी की अमाउंट भी मैं लिख देता हूं, आपने मेंशन कर लेना अपनी बुक्स पर। 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। जब एक फॉस्फेट यानी कि एक एटीपी का मोल हो, उस एक एटीपी के मोल से एक फॉस्फेट जब उतर जाएंगे तो पीछे जो एडीपी बच जाएगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है, 7.3 किलो कैलोरी। ये किलो कैलोरी के अंदर हमने एनर्जी मेंशन किया। तो ये एक मैकेनिज्म था। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 बातें हमने मेंशन करनी है। एक, हमने यहाँ पर वाटर इस्तेमाल किया है। जब वाटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर वाटर की एडिशन हुई है और ये मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस हुई है। हाइड्रोलाइसिस यानी कि पानी की मौजूदगी में ये मॉलिक्यूल टूटा है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन पानी, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसमें पानी भी टूटा है और वो मॉलिक्यूल भी टूटा है, और पानी जो है, जो मॉलिक्यूल टूटा है, उसमें से एक पार्ट उसका एडीपी के पास चला गया, एक पार्ट उसका फॉस्फेट के पास चला गया।
तो यहाँ पर हमने देखा है कि एनर्जी रिलीज हुई है। और एक और बात ज़रा देखिएगा, फॉस्फेट के लिए साथ लिखा हुआ है आई, इसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब हुआ क्या है, एटीपी टूटा है, एडीपी और फॉस्फेट बन गया। फॉस्फेट सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है। जब ये सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है तो हम अब इसे इनऑर्गेनिक कहेंगे। अब ये ऑर्गेनिक नहीं रहा, चूंकि पहले ये एटीपी के पास था। एटीपी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो हम इसे क्या बोल रहे थे कि ये ऑर्गेनिक था। अब उससे अलग हो गया, तो सेल के साइटोप्लाज्म में ये मौजूद है, तो ये इनऑर्गेनिक होगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसका साइकिल अगर देखें ना, यहां पे हमारे पास एटीपी है प्लस वाटर, हम कहते हैं कि ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, तो साथ मेंशन करूंगा एनर्जी रिलीज हुई है, यहां पे एनर्जी रिलीज हुई है। अच्छा, अब ये एनर्जी किस में इस्तेमाल होगी, जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी। मैं लिखता हूं इसमें इन सेलुलर एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज के अंदर ये इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ये एनर्जी जो यहां पर रिलीज हुई, हमने इस एनर्जी का लिख भी लिया है कि 7.3 किलो कैलोरी। अच्छा, इसके नतीजे में अब क्या हुआ है कि एक बन गया यहां पे एटीपी, एडीपी, एडीपी प्लस बन गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्या होता है, एडीपी जब हमारे सेल के पास एनर्जी मौजूद है तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा वापस किसके अंदर, एटीपी में। यानी कि एनर्जी यहां पर आ जाएगी मेटाबॉलिज्म से, और यू कैन से कैटाबॉलिज्म से आ जाएगी, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म से एनर्जी आएगी, या फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन में ये एनर्जी सनलाइट से ले ली जाएगी। यानी कि कैटाबॉलिज्म भी होते हैं मुख्तलिफ, जैसे कि हमने इससे पहले कहा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होना है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से भी एनर्जी आ रही है, वहां पर भी एटीपी बनते हैं। और वो कैसे बनेंगे, एडीपी आएगा, साथ फॉस्फेट आएगा और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ है, अगर देखें तो एनर्जी यहां पर दाखिल हुई है, यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पे एनर्जी की एडिशन हो रही है, यानी कि एनर्जी यहां पे यूज हो रही है और यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये हमारे पास एटीपी और एडीपी का साइकिल था। अच्छा, इसके बाद हमने जो तीसरी बात, फोर्थ वन बात करनी है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने पहले इसे डिफाइन कर देना है या इसका इंट्रो दे देना है, नंबर सेकंड पर इसको, इसके स्ट्रक्चर को आपने ड्रा करना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी में आप जैसे देख रहे हैं क्या क्या मौजूद हैं कंटेंट, इसके कंटेंट देखिएगा। नंबर फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूं, इसके पास एक है पेंटोज शुगर। पेंटोज वो शुगर होती है जिसके पास 5 कार्बन होती हैं। इसका नाम मेंशन कर रहा हूं राइबोज, राइबोज एक पेंटोज शुगर है। नंबर सेकंड पर देखिएगा, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेस में हम कह रहे हैं कि इसके पास एडिनिन होती है, एडिनिन। एडिनिन जो है इसका अगर देखें तो इसके 2 रिंग्स होते हैं, यानी कि ये डबल रिंग होती है, डबल रिंग होती है, यानी कि 2 रिंग्स इसमें मौजूद होते हैं। नंबर 3 पर इसके देखो, हम ये कंपोजिशन ऑफ एटीपी देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे पेंटोज शुगर राइबोज थी, नंबर सेकंड पर एडिनिन थी, और नंबर 3 पे देखिएगा इसके पास फॉस्फेट था। फॉस्फेट को हम लिखते हैं PO4,
ये है PO4, मैं इसको यूं भी लिख देता हूँ PO4, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया बेसिकली। वैसे हम इसे फॉस्फोरिक एसिड भी लिखते हैं, उसके साथ फिर हमें इसे H3PO4 लिखना पड़ता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऑफ ATP में यानी कि ये कंपोजिशन है। तो अब हम देखते हैं कि ATP कैसे बनता है। उससे भी पहले हमें देखना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे AMP, फिर हम देखेंगे ADP, फिर हम देखेंगे ATP। अब AMP में देखिएगा होता क्या है, इसमें एक इसके पास आ गई उसी तरह से राइबोज शुगर, तो राइबोज शुगर जो है वो सबके पास होगी एजट, राइबोज शुगर सबके पास होगी। नंबर सेकंड पर AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइबोज है तो दूसरे नंबर पे इनके पास एडिनिन होगी, यानी कि एडिनिन यहां पर दोनों के पास, तीनों के पास मौजूद है। चलें जी, एडिनिन आ गया। अब तीसरे नंबर पर इसके पास देखिएगा एक फॉस्फेट है, मैं इसको यूं लिख देता हूं, और इसके पास कितने हैं जी, 2 फॉस्फेट है, और इसके पास 3 फॉस्फेट है। तो नंबर ऑफ फॉस्फेट हमने देख ली है, यानी कि नंबर फर्स्ट पे हमने कहा कंपोजिशन ऑफ ATP में पेंटोज, एडिनिन एंड फॉस्फेट। अच्छा, फिर हमने कहा एक AMP होता है, एक ADP होता है, एक ATP होता है। अगर तीनों को देखें, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड में AMP में एक फॉस्फेट है, ADP डाइफॉस्फेट, नाम से जाहिर है, ATP ट्राइफॉस्फेट यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब हम चलते हैं जी, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा कि एक इनके पास शुगर है, मैं यहां पर इस शुगर को बना रहा हूं, ये शुगर है, पेंटोज शुगर है। यहां पर देखिएगा, यहां पे ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और एक कार्बन यहां पर हमें नजर आएगी। 5 कार्बन शुगर है। मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4th वन एंड दिस वन इज 5th वन, तो 5 कार्बन होगी। अच्छा, अब हमने देखना है कार्बन नंबर जो 1 है, कार्बन नंबर 1 के साथ लगी होती है नाइट्रोजनस बेस। तो हमने कहा कि ये क्या, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये राइबोज है, ये खाली हम बात कर रहे हैं, ये राइबोज है। अब इस राइबोज के साथ हम देखेंगे क्या लगा हुआ है जी, एक नाइट्रोजनस बेस लगी हुई। आप इसको यूं मेंशन कीजिएगा, ये 5 कार्बन और 5 कॉर्नर रिंग आप कह सकते हैं, और ये इसका दूसरा रिंग। तो 2 रिंग्स नज़र आ रहे हैं। ये कौन सी बेस है, ये एडिनिन है हमारे पास, तो इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये एडिनिन यहाँ पर आ गई। अच्छा, ये एडिनिन है और ये राइबोज है। अगर इन दोनों को अगर देखा जाए, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, जब शुगरी और नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलती हैं तो हम इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जब एडिनिन यहां पर लगी है ना, स्पेसिफिकली यहां पर हमने बात की नाइट्रोजनस बेस और राइबोस, जब एडिनिन लगी है ना तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, इसे हम कहेंगे एडिनोसिन। एडिनोसिन का नाम देंगे, एडिनोसिन। एडिनोसिन कब है, जब हम कह रहे हैं कि उसके साथ एडिनिन और राइबोज लग गई है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसके साथ फॉस्फेट लगेगा। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं जी फॉस्फेट। अब यहां पर मैंने एक फॉस्फेट लगा दिया है। अच्छा, जब एक फॉस्फेट लगाया तो मोनोफॉस्फेट, तो ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या था, एडिनोसिन। अब इसके साथ क्या लग गया है, अगर इसको देखिएगा यहां पर अब मैं मेंशन करूंगा एडिनोसिन एंड
एक फॉस्फेट, इसको लिखेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब है अंडरस्टूड, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, AMP, ये आ गया AMP। अच्छा, इसको हम AMP लिखेंगे शॉर्ट, मैं इस साइड पे लिख रहा हूं इसको AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब यहां पर मैं दूसरा फॉस्फेट लगाऊंगा, यहां पर लगा दिया दूसरा फॉस्फेट। अब 2 फॉस्फेट है, तो इसको क्या बोलेंगे जी, अब एक नहीं 2 फॉस्फेट है, एक ये था और ये दूसरा फॉस्फेट लग गया, इसका मतलब है डाइफॉस्फेट। तो अब इसको मैं लिखूंगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि आप इसे लिख रहे हैं ADP। अच्छा, अब हम यहां पे तीसरा फॉस्फेट लगाते हैं, ये तीसरा फॉस्फेट लग गया, तो अंडरस्टूड हुआ ये क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट। तो मैं इसको लिखूंगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां पे मॉलिक्यूल इसके लिए मेंशन कर देंगे ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जरा चेक कीजिएगा, यहां पर आपको नजर एडिनोसिन का पहला A आ गया, देन T फॉर ट्राई आ गया, देन P फॉर फॉस्फेट आ गया, तो ATP इस तरह से। तो अब आपने देखा यहां पर ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस यानी कि एडिनिन, ये क्या है, राइबोस शुगर, और ये फॉस्फेट आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, जरा गौर से देखिएगा, यहां पर मैंने बॉन्ड बिल्कुल एक लीनियर लाइन बनाई है, यहां पर मैंने वेवी लाइन बनाई है, इस वेवी लाइन को कहते हैं टिल्ड, ये टिल्ड है यानी कि एक वेवी लाइन है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो मैं इसको लिखूंगा हाई एनर्जी बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड। यही वो बॉन्ड है जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि ये वो बॉन्ड है, अगर सपोज करें इसको ब्रेक किया जाएगा ना एक को, तो यहां पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 7.3 किलो कैलोरी। फिर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये वो बॉन्ड है जो हाई एनर्जी बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक फॉस्फेट यहां से रिलीज होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और उसके बाद जब इस फॉस्फेट को वहां पे लगाना है तो अगेन से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से इसका रिएक्शन था। तो अभी तक हमने देखा है हमारा टॉपिक कौन सा है जी, जरा गौर कीजिएगा, गेन से वापस हमारा SLO नंबर 6 है, यूजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ATP। तो पहला यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करें तो पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, यूज नीड ऑफ एनर्जी, कि सेल को एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप बताएंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और आपने यहाँ पर 5 एक्टिविटीज़ का जिक्र भी कर लिया कि आप बताएंगे कि मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, उनको रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। और फिर आपने बताना है साथ कि वो जो एनर्जी चाहिए होती है वो अल्टीमेटली किस फॉर्म में होती है, वो ATP की फॉर्म में होती है, और ATP में स्टोर भी कर लेते हैं और उसी से एनर्जी दोबारा ले भी लेते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने बताना है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सबसे पहले आप बताएंगे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल वो ATP है, और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने नोट करना है ये। फिर आपने बताना है कि ये ATP कहाँ से बनते हैं, आप बताएंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है
और लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड और फैटी एसिड और क्या बनते हैं, उसके नतीजे में एटीपी बनाए जाते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि इन एटीपी की ऑल द टाइम हमारे सेल में प्रोडक्शन भी हो रही है, इनको यूज़ भी किया जाता है और स्टोर भी कर लिया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एटीपी और एडीपी का साइकिल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक तो आपसे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। और आपसे पूछ सकते हैं कि एटीपी और एडीपी का आप साइकिल बताएं, तो उसमें आपने ये साइकिल बताना है कि कैसे वो एटीपी की फॉर्मेशन हुई और कैसे वो टूटा और उसने फिर क्या बनाया और एनर्जी कब यूज हुई और कब रिलीज। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, क्वेश्चन नंबर ये 4 आ जाएगा। और फिर आ सकता है क्वेश्चन नंबर 5, कंपोजिशन ऑफ एटीपी, कंपोजिशन ऑफ एटीपी। तो उसकी कंपोजिशन में आपके पास ये सारे कंटेंट मौजूद हैं, इनको हम मेंशन करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर में जाहिर सी बात है ये वाला जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी के हवाले से अगर देखें तो ये कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, इसको हमने एज इट देखना है। तो आपने इस टॉपिक को एज इट अपनी नोटबुक्स पर लिखना भी है, फिर इसको इसी सीक्वेंस में आपने याद करना है। और आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।